और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं हैदराबाद हाउस। जैसा कि आप जानते हैं, जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्स भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों ही नेता संवाददाताओं को संबोधित कर रहे हैं। Shri Narendra Modi, honorable ministers and members of both delegations, friends from the media, good afternoon and welcome to the press statements following the meetings that were just taking place between the leaders of India and Germany. May I now request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to make his remarks to the media. Sir. Your Excellency, चांसलर सोच, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, गुटन टाग, नमस्कार। मैं मेरे मित्र चांसलर शोल्स और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करता हूं। चांसलर शोल्स कई वर्षों बाद भारत का दौरा कर रहे हैं। 2012 में उनकी भारत यात्रा हैम्बर्ग के किसी भी मेयर की पहली भारत यात्रा थी। स्पष्ट है कि उन्होंने भारत जर्मनी संबंधों की संभावनाओं को बहुत पहले ही समझ लिया था। पिछले वर्ष हमारी 3 बैठकें हुई और हर बार हमारी चर्चाओं में उनकी इस दूरदृष्टि और विजन से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति और ऊर्जा मिली है। आज की बैठक में भी हमने सभी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों तथा क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी के मजबूत संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और एक दूसरे के हितों की डीप अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एवं आर्थिक आदान प्रदान का भी लंबा इतिहास रहा है। विश्व की 2 बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ता सहयोग दोनों देशों की जनता के लिए तो लाभकारी है ही, आज के तनावग्रस्त विश्व में इससे एक सकारात्मक संदेश भी जाता है। जर्मनी यूरोप में हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर होने के साथ भारत में निवेश का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की वजह से भारत में सभी सेक्टर्स में नए अवसर खुल रहे हैं। इन अवसरों के प्रति जर्मनी की रुचि से हम उत्साहित हैं। चांसलर शोल्ज के साथ आज आया हुआ बिजनेस डेलीगेशन और भारतीय बिजनेस लीडर्स के बीच एक सफल बैठक हुई और कुछ अच्छे एग्रीमेंट भी, बड़े महत्वपूर्ण एग्रीमेंट भी हुए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फिनटेक, आईटी, टेलीकॉम और सप्लाई चेन्स के डाइवर्सिफिकेशन जैसे विषयों पर हमें दोनों देशों के प्रमुख इंडस्ट्री लीडर्स के उपयोगी विचार और सुझाव भी सुनने को मिले। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत तीसरे देशों के विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारे बीच पीपल टू पीपल संबंध भी सुदृढ़ हुए हैं। पिछले वर्ष दिसंबर में किए गए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उससे ये संबंध और भी गहरे होंगे। बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुसार हम अपने संबंधों में नए और आधुनिक पहलू भी जोड़ रहे हैं। पिछले वर्ष मेरी जर्मनी की यात्रा के दौरान
हमने ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप की घोषणा की थी। इसके माध्यम से हम क्लाइमेट एक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल जैसे क्षेत्रों में भी हमने साथ काम करने का निर्णय किया। फ्रेंड्स, सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकता है। इस क्षेत्र में हमारी अनटैप्ड पोटेंशियल को पूरी तरह रियलाइज करने के लिए हम साथ मिलकर प्रयास करते रहेंगे। आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और जर्मनी के बीच सक्रिय सहयोग है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्यवाही आवश्यक है। फ्रेंड्स, कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव पूरे विश्व पर पड़े हैं। विकासशील देशों पर इनका विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव रहा है। हमने इस बारे में अपनी साझा चिंता व्यक्त की। हम सहमत हैं कि इन समस्याओं का समाधान संयुक्त प्रयासों से ही संभव है। भारत की G20 की अध्यक्षता में भी हम इस बात पर बल दे रहे हैं। यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए तैयार है। हमने इस बात पर भी सहमति दोहराई कि वैश्विक वास्तविकताओं को बेहतर तरीके से दर्शाने के लिए मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में सुधार आवश्यक है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार लाने के लिए G4 के अंतर्गत हमारी सक्रिय भागीदारी से यह स्पष्ट है। एक्सेलेंसी, सभी देशवासियों की तरफ से मैं एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करता हूं। इस वर्ष सितंबर में भारत में आयोजित G20 समिट के लिए हमें आपका फिर से स्वागत करने का अवसर मिलेगा। आपकी इस भारत यात्रा और आज की हमारी उपयोगी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Now I call upon the Federal Chancellor of the Federal Republic of Germany, His Excellency Mr. Olaf Scholz, to make his remarks. Sehr geehrter Herr Premierminister, lieber Narendra Modi, Prime vielen Dank Minister für die herzliche Narendra Begrüßung. Modi, thank you very much for the cordial welcome here in New Delhi. I am pleased to be here today on a state visit to India. The point has been made by you that this is not my first visit to India. At the time I came, I was the mayor of the city of Hamburg. And with hindsight, I'm in a position to say that a lot has changed. India has undertaken an enormous rise. Much has happened, and that is also good for the relations between both our countries and peoples, and for all the goals and objectives we've set ourselves. Indeed, we are convinced, as the Prime Minister said, that both our countries are closely linked because we have similar ideas and believe in democracy, and it's important for the future of our lives. Thus, it is important for us to use these opportunities to address the challenges ahead of us and to make sure that in a whole host of areas, economic, cultural, and others, we further deepen and expand our relationship. And that is exactly the purpose of my visit to India. We have been cooperating. We have been discussing matters. This has made it possible for us to take important decisions last year when it was necessary. For example, when it was about the G20 taking decisions together. And I'm pleased that India has the presidency of the G20 this year. A very responsible task at a difficult point in time that has to be underlined. But I'm confident that India will
was wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben. fully comply with what needs to be done in that regard. Die Sicherstellung von Nahrungs- und A very important question is securing the supply with food and energy. We have to make sure that countries in Asia, Africa, and America den Russland are not too strongly and negatively impacted by the terrible war of aggression that Russia started against Ukraine, and that the impact is not too negative for them. Supply shortages is thus a one priority of our work. Tat. Indeed, Der Übergriff auf die Ukraine ist jetzt ein Jahr her. the war began in Ukraine began a year ago. It has led to immense losses, destruction, destroyed infrastructure, railway links, energy connections, grids. It is a major catastrophe, but above all, it is a disaster, a catastrophe, because we know that this war violates a fundamental principle to which we had all been agreed for such a long time, and that is that you do not change borders through the use of violence, but that international law governs international relations and ought to provide the basis for international actions. Thus, it is important that in the United Nations too, we time and again state very clearly where we stand on this subject matter. Die Welt leidet unter dieser Aggression. The world Ich habe es schon is beschrieben. suffering as a consequence of Russia's aggression. I've been describing in what way it does. Sein kann. Und deshalb ist die Zusammenarbeit unserer Thus, Länder the dafür cooperation between both our countries is of great importance. There are a whole host of areas in which we can further deepen and enhance our cooperation. First and foremost, the economic cooperation between both our countries. 1,800 German companies are active in India. They have created tens of thousands of jobs and are amongst the biggest foreign investors in your country. And our intention is to put this on a steady footing and expand that cooperation. The number of personnel employed here is to go massively up, and the agreements that the members of the business delegations have reached with each other point the way in that direction. The next Asia hier in Indien stattfinden. Pacific Conference of German Industry and Business will take place in India, by the way. Wir wollen die Handelsbeziehungen zwischen der Second, Europäischen we Union want to further deepen trade relations between the European Union and India, and this is why both of us speak out strongly for the negotiations about a free trade agreement and investment protection agreement to be speedily concluded. I personally will make sure that this does not drag on. A third important point, research and development. These are important areas. We need talents, we need skilled workers, we need to join up our forces in that regard and make progress together. It is especially important for one area that, in my eyes, is of the greatest importance, and that is the development of IT and software. fähige Unternehmen in There are many very capable companies here in India. We have German companies in India. We have thousands of people employed in these companies. India has so much talent to offer, and we want to benefit from that cooperation here in India, but also with an eye to the with an eye to recruiting and attracting those talents to Germany and employing them there in our industry sectors. The central topic for the future of mankind is, of course, fighting climate change. We've talked about this, and I am very grateful for the very friendly cooperation that we have had so far. It's impressive what we've agreed to in the Indo-German Partnership for Green and Sustainable Development, and how much it has evolved since we agreed to set up this partnership. We have signed agreements and have enormous potential that can be tapped here. It's important in our eyes that we develop this further in the field of solar, biomass, using digital means, using hydrogen, green hydrogen. All of this plays a central part. And this is exactly what we want to focus on. And we also want to develop this at the global scale in the framework of the International Climate Club that we have set up. As the G7 presidency, last year we made sure that this has become a topic on the international agenda, and we want to work together to make real progress. Ich will gerne sagen, dass es hier
I'm happy to say that the cooperation has been good in these areas, but I would highlight one area in particular, and that is the agreement on migration and mobility. It's still a fairly young agreement, but it has already been very active and has had many consequences. Many skilled workers, qualified personnel from India have seized the opportunity. It's in a way a model agreement, a front runner for what can be achieved at the global level. We take pride in having reached that agreement with India. And with regard to the challenges we are facing, we will be able to solve this. There is an enormous interest in developing these sectors, and with the right skilled personnel, we will be able to do so. Prime Minister, dear Narendra Modi, I'm very grateful to you for the excellent cooperation, for the friendship between both our countries, for the friendship between you and I, and for the many good talks and exchanges we've had. It is a wonderful feeling to be here today, and I very much hope that this is a good foundation on which we can build our ambitious relationship. Thank you, Excellency. This concludes the press statements. Thank you all for joining. तो ये आप देख रहे थे प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर शोल्स की संयुक्त वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स का भारत में स्वागत है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच 3 बैठकें हुई और दोनों देशों के संबंधों को नई ऊर्जा मिली है। दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए, सप्लाई चेन के डाइवर्सिफिकेशन पर भी कुछ नए विचारों को साझा किया गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई पर दोनों देश एक साथ हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि युद्ध कोई हल नहीं, बातचीत के जरिए विवादों को निपटाने की बात एक बार फिर इस मंच पर भी दोहराई। वहीं चांसलर शोल्स ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया, साथ ही दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों की सराहना की। चांसलर शोल्स ने कहा कि जर्मनी भारत के साथ अपने संबंधों को और विस्तार देना चाहता है।